हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं चारू सिंह चौहान आपके लिए लेकर आ रही हूँ शिक्षक भर्ती में एक अहम भूमिका निभाने वाली परीक्षा टैट और सी टैट के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से 30 क्वेश्चन पर डे इन ए क्विक एंड इफेक्टिव वे। तो चलिए देर किए बिना हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से हमारे पहला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। सीखने की वह अवधि यानी जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है उसका वह पीरियड जब सीखने की प्रक्रिया में हमारी लर्निंग प्रोसेस में कोई उन्नति नहीं होती, कोई प्रोग्रेस नहीं होती, क्या कहलाती है? वो कहलाता है हमारा सीखने का पठार। सीखने का पठार यानी पठार से मतलब है, सीखने का पठार से मतलब है इसमें हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस वहीं पे रुक जाती है, उसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं होती। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। इसी में सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। क्या पूछा है? सामान्य संयुक्त कोशिका जो होती है उसमें गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? तो सबसे पहले थोड़ा सा गुणसूत्रों के बारे में बता देती हूँ आप लोगों को। अनुवांशिक जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो हमारे अनुवांशिकता के मूल आधार कोष होते हैं जिनसे मिलकर मानव शरीर का निर्माण होता है। इसमें हमारे माँ के अंडाणु कोष और पिता के शुक्राणु कोष जब मिलते हैं तब उसके बाद एक नए कोष का जन्म होता है। नए इन्हीं कोषों के जो हमारे माँ के अंडाणु कोष और पिता के शुक्राणु कोष से जो नए कोष का जन्म हुआ है, इन्हीं कोषों में कोषों के संकेंद्रण में जो कण पाए जाते हैं वो हमारे गुणसूत्र कहलाते हैं। गुणसूत्र हमेशा युग्म में होते हैं। और मानव कोष में अगर हम बात करते हैं तो मानव कोष में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? 46 होती है। टोटल 46 होती है जो 23 पेयर्स में डिवाइड होती है, जो 23 जोड़ों में डिवाइड होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या निकला? इसमें पूछा था सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं, तो जोड़े पूछे थे, पेयर पूछा था। तो अगर पेयर पूछता है तो 23, और अगर नॉर्मल पूछता है कि कितने गुणसूत्र होते हैं तो तब होते हैं 46 जोड़ों में 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारे थर्ड क्वेश्चन है हमारा बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। क्या पूछा है? बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र पूछ रहा है। तो बुद्धि लब्धि निकालने का हमारा सूत्र क्या होता है? बुद्धि लब्धि निकालने का इसका आंसर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी IQ का फॉर्मूला है IQ इक्वल MA/CA मल्टीप्लाई 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्या पूछा है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक पूछा है। इसके प्रतिपादक क्या होंगे? इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, स्किनर। स्किनर ने क्या दिया है? क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत जो दिया है वो स्किनर ने दिया है। इन्होंने ये किस पर किया था? इन्होंने एक चूहे पर किया था जिसे स्किनर बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। इनके जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को स्किनर बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था अपना? वो किया था एक चूहे पे। स्किनर के अनुसार पाठ्यक्रम को अगर आसान बनाना है तो उसे छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर देना चाहिए। इसमें इस जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है उसमें स्किनर ने बताया कि पाठ्यक्रम को आसान बनाने के लिए उसे छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर देना चाहिए, जिससे अधिगम शीघ्र और प्रभावी होगा। जो सीखने की हमारी प्रोसेस होगी वो जल्दी होगी और प्रभावी तरीके से होगी। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत उन्होंने दिया था उसमें पुनर्वलन का व्यापक महत्व दिया था। पुनर्वलन में क्या क्या आ सकते हैं? पुनर्वलन में दंड, पुरस्कार, परिणाम वगैरह इसमें आ सकते हैं। तो इसमें क्या क्रिया प्रसूत अनुबंधन में स्किनर ने सबसे ज्यादा जो जोर दिया था वो पुनर्वलन में व्यापक महत्व किसका दिया था? वो दिया था मतलब पुनर्वलन का, जिसमें दंड के रूप में भी मिल सकता है, पुरस्कार के रूप में भी मिल सकता है, या फिर किसी परिणाम के रूप में भी मिल सकता है। पाठ्यक्रम को इसमें छोटे छोटे खंडों में डिवाइड करने की बात BF स्किनर ने रखी थी। चलिए हमारा 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। सीखने में प्रयास एवं
प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने कौन प्रतिपादक है इसके? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने किस पे किया था? सो थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वो किसका दिया था? प्रयास एवं भूल का। वो किस पे किया था? उन्होंने किया था बिल्ली पे। एक थॉर्नडाइक ने किस पे किया था? बिल्ली पर। बिल्ली पर प्रयोग किया था। प्रयास एवं भूल, यानी प्रयास एवं भूल से यहाँ पे मतलब है कि जब भी हम कोई लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं उसमें हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन अगर हम बार बार उसका प्रयास करते रहते हैं तो उसमें हम एक बार सफलता पा जाते हैं। इसी को उन्होंने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया के नाम से कहा, प्रतिपादित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 30 क्वेश्चन के लिए हमारी क्लास है ये। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ज्यादा थोड़ा सब मैं बताती चलूंगी जितना बता पाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर किससे संबंधित है? कोहलर ने इसमें से क्या दिया है? कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित। अभिप्रेरणा का सिद्धांत से संबंधित नहीं है, विकास से व्यक्तित्व से नहीं है, अधिगम से संबंधित है। इन्होंने अधिगम के सिद्धांत में क्या दिया था? कोहलर ने दिया था अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत। क्या दिया था? अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत दिया था। सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने। तो किस चीज से संबंधित है? कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, जिन्होंने अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत दिया था। अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत जो कोहलर ने दिया था वो किस पे प्रयोग किया था? उन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर ये अपना प्रयोग किया था, जिससे उन्होंने अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत दिया। अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांत में उन्होंने कहा था जब बच्चे को सीखने को कहा जाए तो उसके सामने समग्र कंडीशन को मतलब जो टोटल कंडीशन है वो रखनी चाहिए। अगर बच्चे को सीखने के लिए कहा जा रहा है तो जो परिस्थिति है उसके सामने पूरी तरह से रखनी चाहिए। और इस सिद्धांत के द्वारा, अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांत के द्वारा, उन्होंने बौद्धिक विकास हेतु जो अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत दिया था वो किस लिए दिया था? बौद्धिक विकास हेतु, बच्चे के बौद्धिक विकास हेतु, बौद्धिक विकास हेतु दिया था। सुल्तान नामक चिंपैंजी पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था। इसमें कभी कभी नाम पूछ लेता है कि कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था और उस चिंपैंजी का नाम क्या था। अगर तो नाम कभी कभी इसका पूछ लेता है। किस पे किया था? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था और उसमें अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत दिया। तो इसमें क्या, कोहलर किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत से कोहलर संबंधित है, जिन्होंने अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत दिया था। चलिए 7 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन हमारा है, बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? क्या पूछा है? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक पूछा है। तो कौन है इसके प्रतिपादक? इसके प्रतिपादक हैं, आंसर नंबर हमारा इसमें सही है ए, कैटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? क्या पूछा है? अधिगम के पठार का कारण नहीं है। शारीरिक सीमा, ये पठार के कारण में आ जाएगी। शारीरिक सीमा जो होती है वो पठार के, सबसे पहले अधिगम का पठार थोड़ा सा बता देती हूँ। सीखना या अधिगम जब स्थिर हो जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? अधिगम का पठार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट भी इसी से संबंधित देखा था, जिसमें सीखने की वह अवधि बताई गई थी कि जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, यानी वही चीज है। सीखना या अधिगम जो है जब स्थिर हो जाता है, एक जगह रुक जाता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? अधिगम का पठार कहते हैं। अधिगम के पठार के निम्न कारण हो सकते हैं, जिसमें ज्ञान की सीमा हो सकती है, उत्साह या प्रेरणा की सीमा, ज्ञान की सीमा, उत्साह या प्रेरणा की सीमा, शारीरिक क्रियाओं की सीमा, कार्य की जटिलता भी इसमें शामिल होती है। तो इसमें हमारा क्या क्या होगा?
ज्ञान की सीमा हमारी अधिगम के पठार में आ जाएगी, शारीरिक सीमा भी अधिगम के पठार में आएगी, और ज्ञान की सीमा भी, ज्ञान को भी अगर एक सीमा में बांध दिया जाए तो वो भी अधिगम को रोक सकती है, हमारी सीखने की प्रोसेस को रोक देती है। वहीं किसी की शारीरिक कोई कमजोरी है तो वो भी हमारे अधिगम को प्रभावित करेगी, हमारे अधिगम की जो प्रक्रिया चल रही है उसे वहीं पे स्टॉप कर सकती है, रोक देती है, प्रभावित करेगी। और प्रेरणा की सीमा, अगर किसी में किसी बात को लेकर प्रेरणा की कमी है, नहीं वो उस चीज को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट है, तो वो भी हमारे अधिगम को प्रभावित करेगी। तो इसमें सबसे ऑप्शन जो हमारा आंसर सही होगा, वो आंसर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय का असहयोग। विद्यालय का असहयोग हमारे सीखने के अधिगम के पठार का कारण नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा देख लेते हैं। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? क्या पूछा है? शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? इसमें हमारा आंसर सही होगा सृजनात्मक समस्या समाधान, इसका आंसर है। वैसे सही समस्या के समाधान के लिए शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग, जो शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, उसके प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो वो किया जाता है समस्या समाधान के लिए। समस्या समाधान के लिए किसने दिया था ये सिद्धांत? अगर सिद्धांत की हम बात करते हैं, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसने किया था? तो किसने दिया था? सृजनात्मक समस्या समाधान में शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मक सुधार हेतु किया जाता है, यानी मुख्य रूप से समस्या समाधान हेतु कहते हैं। यह विधि किसी व्यक्ति के विचार या समस्या के समाधान में उपयोगी होती है। तो क्या है? समस्या के समाधान हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? क्या है? अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ये क्वेश्चन क्या था? अधिगम अनुभव प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, किसका कथन है? यह है गैस एवं अन्य का। किसका कथन है? गैस एवं अन्य। यानी अधिगम क्या है? अधिगम एक लर्निंग प्रोसेस है, सीखने की प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया हमारी अधिगम होती है। अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली लर्निंग प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 ही क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 नहीं आ पा रहे, 2 ही ले लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर हमारा होगा संवेगात्मक बुद्धि से। संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? यानी इमोशनल इंटेलिजेंसी नामक पुस्तक में गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। गोलमैन किससे संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत, जिन्होंने अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंसी में ये सिद्धांत दिया है। संवेगात्मक बुद्धि से इन्होंने क्या तात्पर्य उनका यहाँ है? संवेगात्मक बुद्धि से उनका यहाँ तात्पर्य है स्वयं में दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की जो योग्यता होती है वो हमारी संवेगात्मक बुद्धि होती है। क्या होती है संवेगात्मक बुद्धि? यानी अपनी स्वयं की और दूसरों की भावनाओं और संवेगों को समझने की, व्यक्त करने की और नियंत्रित करने की जो योग्यता हमारी होती है वो हमारी संवेगात्मक बुद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। इसमें स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किस चीज का मापन करता है? तो वो हमारा मापन करता है, आंसर हमारा इसमें सही होगा, बुद्धि का मापन करता है। इसमें बुद्धि की उच्च व औसत सीमा का मापन किया जाता है। इस स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है इसमें बुद्धि की उच्च और औसत
आयु सीमा, औसत सीमा का मापन किया जाता है, आयु सीमा नहीं, सीमा का मापन किया जाता है। तो किससे संबंधित है हमारा ये टेस्ट? ये टेस्ट हमारा संबंधित है बुद्धि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? जो एक मतलब इनमें से चारों में से कौन सा सबसे अलग है? तो इन तीन से अलग है। क्या होगा? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अभ्यसों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यकरण का सिद्धांत। यानी तीन हमारे इसमें सेम हो रहे हैं और एक हमारा इसमें अलग है। तो क्या आंसर हमारा इसका होगा? निम्न में से शेष से भिन्न कौन सा है? हमारा है ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। यानी ड्राइव रिडक्शन का जो सिद्धांत है वो एक अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है। क्या है ये? हमारा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है। अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत क्या है हमारा? ये अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है। ये जो क्लार्क हल द्वारा दिया गया था, अन्य तीनों जो है वो अधिगम से संबंधित हैं। जो ये हमारे तीन बचे हैं ये किससे संबंधित है? ये अधिगम से संबंधित है। जबकि ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत जो है वो अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है। इसलिए इसमें हमारे सबसे अलग इसमें से कौन सा हुआ? इन तीन से भिन्न कौन सा हुआ? ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? आंसर हमारा होगा इसमें जुंग ने। इनका पूरा नाम है कार्ल जुंग, जिन्होंने अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, इसके साथ साथ उभयमुखी व्यक्तित्व, क्या बोला है? उभयमुखी व्यक्तित्व। तीन व्यक्ति को जो वर्गीकरण किया है व्यक्तित्व का वो तीन प्रकारों में किया है, जिसमें अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और तीसरा प्रकार उसका उभयमुखी व्यक्तित्व। तो किसने किया है ये वर्गीकरण? जुंग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होगा? संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर इसमें पूछा है। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान। यानी ब्लूम ने जो संज्ञानात्मक संप्राप्ति है उसे कितने भागों में बांटा है? ब्लूम ने बांटा है 6 भागों में। किसने बांटा है? ब्लूम ने कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में बांटा है। 6 भागों की अगर हम बात करते हैं, 6 भागों में कौन कौन से भाग आते हैं? 6 भागों में उन्होंने बांटा है ज्ञान, अवबोधन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। जो संज्ञानात्मक संप्राप्ति है उसे ब्लूम ने 6 भागों में बांटा है, जिसमें ज्ञान, अवबोधन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन आते हैं। तो ज्ञान हमारा इसमें सबसे न्यूनतम स्तर होगा, सबसे कम का स्तर जो होगा ज्ञान होगा, उसके बाद अवबोध होगा, देन अनुप्रयोग। यानी कि सबसे पहले हमें किसी चीज का ज्ञान होता है, फिर उसके बाद अवबोध से मतलब है हमें उसकी समझ होती है, देन हम उसके अपने प्रयोग में लाते हैं। अनुप्रयोग से मतलब हम उसे अपने प्रयोग में लाते हैं और उसके बाद हम उसका विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चेंज कर लेते हैं, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पूछा है? बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक पूछे हैं। तो कौन से हो सकते हैं? आंसर हमारे इसमें सही होगा सामाजिक परिवेश जन्य। कौन से तत्व बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं? वे हमारे हैं सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। यानी परिवार के बाद समाज ही वह संस्था होती है जो बालक के सर्वांगीण विकास में, जिसमें सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक, नैतिक सभी तरह के विकास आ जाते हैं, वो मतलब सहायक होता है। क्या होता है? परिवार के बाद समाज ही बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। पहले नंबर पर परिवार होता है बच्चे के विकास के लिए, दूसरे नंबर पर समाज आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं।
एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, उदाहरण है। यानी एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है वो मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह किसका उदाहरण होगा? इसमें हमारा आंसर सही होगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। किस चीज का होगा? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। ऊर्ध्व अधिगम अंतरण क्या है? ये अधिगम की एक समानांतर स्तर की उसी स्तर में एक उच्च स्तर में सीखने की प्रक्रिया है। यानी एक समानांतर प्रोसेस है। यानी क्या कर रहा है वो? साइकिल चला रहा है, फिर उसके बाद मोटर बाइक सीख रहा है, बट साइकिल से मोटर बाइक क्या हुआ? एक बराबर उसकी प्रोसेस हुई, स्तर हुआ दोनों का, साइकिल और बाइक का, बट क्या हुआ? वो उससे थोड़ा सा उच्च स्तर की प्रोसेस हो गई। तो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण हमारा ये हो गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? क्या पूछा है? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम पूछा है। तो इसमें आंसर हमारा सही होगा द्रुतगामी विकास का नियम। क्या होगा? द्रुतगामी विकास का नियम। यानी शारीरिक विकास एक सतत विकास है जो सभी मदों तथा कभी तो मंद हो जाता है और कभी तीव्र हो जाता है। तो क्या होगा? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम इसमें से पूछा है। तो इसमें से क्या होगा? द्रुतगामी विकास होता है जो कभी हमारा जो शारीरिक विकास होता है एक सतत प्रक्रिया है जो कभी मंद और कभी तीव्र क्या हो जाती है? कभी मंद हो जाती है और कभी तीव्र हो जाती है और सतत विकास की प्रक्रिया है। क्या है? शारीरिक विकास एक सतत विकास की प्रक्रिया है। तो इसकी दो ही वो है, ये कभी मंद हो रही है, कभी तीव्र हो रही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? क्या पूछा है? विकास का सिद्धांत नहीं है। आंसर इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। क्या होगा? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत है वो विकास से संबंधित नहीं है, जबकि निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये सभी हमारे किस में आएंगे? ये हमारे विकास के सिद्धांत में आएंगे। विकास की अवस्था कैसी अवस्था होती है? जो बालक के विकास से संबंधित होती है। विकास की अवस्था गर्भ काल से मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली अवस्था कहलाती है। तो ये हमारे तीन किस में हो गए? ये तीन हमारे हो गए विकास के सिद्धांत से संबंधित हो गए, जबकि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत है वो हमारा विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? यह कथन दिया है गैसेल ने, और आंसर हमारा सही होगा गैसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकारों में किसने वर्गीकृत किया है? जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं उन्हें 14 प्रकार में किसने डिवाइड किया है? तो आंसर हमारा इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, मैकडूगल। किसने किया है? मैकडूगल ने। मुख्य रूप से उन्होंने जो 14 प्रकारों में होते हैं उस 14 प्रकार में मुख्य जो प्रकार बताए हैं वो है भय, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा और कामुकता को मुख्य रूप से उन्होंने रखा है इसमें। 14 जो मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, मूल प्रवृत्तियों में मुख्य रूप से किसे किसे रखा है? मुख्य रूप से रखा है उन्होंने भय, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, कामुकता को उन्होंने मुख्य रूप से मुख्य मूल प्रवृत्तियों में रखा है। और वैसे कितने प्रकारों में डिवाइड किया है? 14 प्रकारों में वैसे उन्होंने डिवाइड किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? यानी किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? ये कथन है ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हमारा सही है रॉस का। किसका है? रॉस का।
किसी इसमें मतलब क्या है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यानी किसी वस्तु विचार आदि पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया अवधान कहलाती है। किसी वस्तु विचार आदि पर चेतना को केंद्रित करने की प्रक्रिया जो है वो हमारी क्या कहलाती है, अवधान कहलाती है। तो ऑप्शन ये किसने दिया है, रास का कथन है। ये कथन किसका है, रास का। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। क्या पूछा है, सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। सीखने के जो मुख्य नियम है किसने दिए हैं, ये हमारे थॉर्नडाइक ने दिए हैं। थॉर्नडाइक ने, थोड़ा सा देख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं, मुख्य रूप से जो सीखने के नियम दिए कितने दिए हैं, 3 दिए हैं। 3 नियम दिए हैं, जिसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। क्या दिए हैं, प्रभाव का नियम। तो किसने दिए हैं, हमारे जो सीखने के मुख्य और गौण नियम है, मुख्य और गौण नियम इन्होंने दिए हैं। मुख्य नियमों में जो मुख्य 3 नियम है वे दिए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो इसमें हमारा क्या पूछा है, मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, नहीं पूछा है। नहीं, हमारा इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा बहु अनुक्रिया का सिद्धांत। यानी बहु अनुक्रिया का सिद्धांत सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, जबकि ये सीखने के गौण नियमों में शामिल है। किसमें है, गौण नियमों में शामिल, गौण नियमों में आता है बहु अनुक्रिया का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। यानी क्या पूछा है, 12 से 16 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए पूछा है। हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। तो आंसर हमारा इसमें आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। क्या होगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण उन्होंने दिया है। जो हमारा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण होता है वो किस लिए होता है, वो होता है व्यक्तिगत रूप से सीखने के लिए, अनुदेशों को समझने के लिए और समस्याओं के समाधान के लिए होता है। जो मुख्य रूप से हमारा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण होता है वो किसके लिए होता है, व्यक्तिगत रूप से सीखने के लिए। व्यक्तिगत एक मिनट क्या था, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए डॉक्टर एस जलोटा ने जो परीक्षण प्रतिपादित किया है वो है हमारा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण में क्या शामिल है, मुख्य रूप से व्यक्तिगत रूप से सीखने का, अनुदेशों को समझने का और समस्याओं का समाधान का इन्होंने जो परीक्षण प्रतिपादित किया है हिंदी में है वो 12 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण वो किस पे डिपेंड करता है, व्यक्तिगत रूप से सीखना, अनुदेशों को समझना और समस्याओं के समाधान के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा सिद्धांत किससे संबंधित नहीं है, इसमें पूछा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है ये। तो कौन सा सही नहीं होगा, इसमें आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, और आंसर हमारा इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी सीखने का जो समग्र सिद्धांत है, सीखने का समग्र सिद्धांत किसका है, शिक्षा के दर्शन का, ना कि हल का। हल ने नहीं दिया, ये किसका है, शिक्षा के दर्शन का। शिक्षा का दर्शन, शिक्षा का दर्शन से है। सीखने का जो समग्र सिद्धांत है वो शिक्षा के दर्शन से है, ना कि हल ने दिया है। जबकि सीखने का जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक का सही है। सीखने का
क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत B.F. स्किनर का सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव सही है। क्लियर। तो सीखने का जो समग्र सिद्धांत है, हमारा आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी। सीखने का समग्र सिद्धांत वो किसका है? शिक्षा के दर्शन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? यानी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए हैं? ऑप्शन नंबर इसमें आंसर हमारा सही होगा क्रैस्मर ने। किसने बताए हैं? क्रैस्मर ने। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रैस्मर ने की है। जो क्रैस्मर ने व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसके आधार पर की है? वो की है अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर। किस पे की है? अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर। ग्रंथियों के आधार पर ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रैस्मर ने। किसके आधार पर की है? अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सही है आंसर बी, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो तत्व बताए हैं, जिसमें एक सामान्य मानसिक योग्यता को उन्होंने रखा है। इसमें क्या बताया है? सामान्य मानसिक योग्यता कितने प्रकार बताए? 2 टाइप, जिसमें एक सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता जिसे उन्होंने क्या कहा है? जी फैक्टर कहा है। और दूसरा उन्होंने बताया है विशिष्ट मानसिक योग्यता, विशिष्ट मानसिक योग्यता जिसे उन्होंने क्या कहा है? एस फैक्टर से उन्होंने दर्शाया है। यानी बुद्धि के जो द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो कौन है? स्पीयरमैन। उन्होंने बुद्धि को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में डिवाइड किया है, जिसमें बुद्धि का सामान्य मानसिक योग्यता को उन्होंने जी फैक्टर से दर्शाया और विशिष्ट मानसिक योग्यता को उन्होंने एस फैक्टर से दर्शाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। क्या है? इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्या है? इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता के नाम से जुड़ा हुआ है? तो क्या होगा हमारा आंसर इसमें? सृजन शास्त्र के पिता के नाम से किसका नाम जुड़ा हुआ है? वो है गाल्टन। ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस गाल्टन। इनका पूरा नाम है फ्रांसिस गाल्टन। यानी इनमें से किसका नाम? सृजन शास्त्र का पिता। क्या पूछा है? सृजन शास्त्र का पिता कौन है? गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन। इनका पूरा नाम है फ्रांसिस गाल्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? जो सृजनात्मकता है वो मौलिक परिणामों, सृजनात्मकता हमारा मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। किसका कथन है ये ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सही हो जाएगा। आंसर सही होगा इसमें हमारा क्रो एवं क्रो का। किसका है ये? किसका कथन है? यानी सृजनात्मकता जो है वो मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक योग्यता क्रो एंड क्रो ने कहा है। सृजनात्मकता से अगर हम मतलब समझते हैं तो कोई भी ऐसा कार्य जो पहले से ना हुआ हो और किसी कार्य को नए नजरिए से करना, उसकी सृजनात्मकता कहलाती है, रचनात्मकता कहलाती है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज की क्लास का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, विद्रोह की भावना क्या है? हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किससे संबंधित है? क्या किससे संबंधित होगी हमारी विद्रोह की भावना? विद्रोह की भावना सबसे अधिक किस एज में विकसित होती है? वो होती है मध्य किशोरावस्था में। किसमें होती है? मध्य किशोरावस्था में विकसित होती है विद्रोह की भावना। जीन पियाजे ने के अनुसार ये हमारी है, जीन पियाजे ने किशोरावस्था को जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें
मध्य किशोरावस्था यानी 13 से 15 वर्ष की आयु, इसकी अगर मध्य किशोरावस्था की हम बात करते हैं तो 13 से 15 वर्ष की आयु को, 13 से 15 वर्ष की आयु को विद्रोह में, 13 से 15 वर्ष की आयु में यानी मध्य किशोरावस्था में विद्रोह की भावना की जो प्रवृत्ति होती है वो सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। किसने कहा है? जीन प्याजे के अनुसार, ये हमारी डेफिनेशन दी गई, मतलब विद्रोह की भावना को जो बताया वो जीन प्याजे ने बताया, मध्य किशोरावस्था 13 से 15 वर्ष की अवस्था में। तो चलिए आज की क्लास के लिए हमने देख लिया हमारे 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारे फिर से 30 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।